नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण शर्मा एक बार पुनः आपका हिंदी व्याकरण के नए अध्याय सर्वनाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है सर्वनाम, प्रनाउन। नाउन जो है वो संज्ञा है, प्रनाउन में क्या आता है, सर्वनाम आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे। आशा करता हूँ कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ, आपको वो समझ आ रहे हैं और उसमें आप जानने की चेष्टा कर रहे हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वनाम क्या होता है। आसान से शब्दों में बता रहा हूँ कि जैसे हमने संज्ञा के बारे में सबसे पहले पढ़ा, क्योंकि व्याकरण में क्या है कि एक अध्याय दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और एक तह के रूप में जो है, एक की तह दूसरे के ऊपर रखी हुई है। इस तरह आप मान के चलेंगे तो आपको और जल्दी समझ आएगा। तो सर्वनाम की जो परिभाषा है उसको बताने से पहले मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव को संज्ञा कहते हैं। मैंने संज्ञा पिछले अध्याय में आपको बताया। वैसे अगला अध्याय जो प्रनाउन है सर्वनाम है। तो सर्वनाम में क्या बताया गया कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपके लिए है वो यह है कि जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह से संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। रीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी, यहाँ उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, रीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। आप यहाँ देख रहे हैं तो किसने किससे कहा, सर्वनाम है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की पहला जो है वो प्रथम आएगा, फिर द्वितीय, फिर अन्य, तीसरे में चला जाता है। तो आप यहाँ उदाहरण देखो, जैसे सीता ने रीता से कहा, मैं बाज़ार जाती हूँ। अब मैं जो है उसको क्यों यहाँ हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि जो मैं है वो क्या किया गया है, उसको उसके बारे में बताया गया है कि मैं जो अपने लिए है। सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो इसमें फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड आता है और थर्ड। तो फर्स्ट में आता है पहला और सेकंड में दूसरा और थर्ड में आता है अन्य। इसीलिए सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सबसे पहले जो भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक, पांचवां प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन आता है, पहला आता है, उसके बारे में क्या है कि जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, सुनने के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं है तो मैं के लिए जो है वो अपने लिए प्रयोग किया गया है। हम है तो हम के लिए भी हम क्या है, मैं, हम में हम सब आएंगे। तो जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, सुनने के लिए, किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इस चीज़ की तरफ भी आप ध्यान दें तो वो जो है पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। हम भी आ गया, तुम भी आ सकता है। तो तुम कैसे आया, इसलिए क्योंकि ये तीसरा उदाहरण में आया है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो इसका पहला बताया गया उदाहरण में जो है, तो फर्स्ट पर्सन में जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चीज़ें आती है। इसके बारे में आपने जानना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट जो उसका उदाहरण दिया, जो पहला भेद बताया गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है फिर निश्चय, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस तरह आपने इनको याद करना है, लिखना है और याद करना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के को कैसे, किस स्वरूप में हम जो है प्रयोग कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बताया गया था। बहुत आसान था समझना। तो फर्स्ट पर्सन आता है, यानी कि प्रथम आएगा इसमें, जिसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं, दूसरे को मध्यम बोलते हैं और तीसरा हुआ अन्य। जबकि इसी स्वरूप को जो संस्कृत में धातुओं में प्रयोग किया जाता है, जिसमें आता है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तम पुरुष में जो है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम एवं अन्य के लिए होते हैं, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष में जो है जैसे उदाहरण दिया गया है, मैं काम कर रहा हूँ, उदाहरण की तरफ आपने विशेष ध्यान रखना है। तो मैं अपने लिए बताया गया है कि मैं काम कर रहा हूँ। उत्तम पुरुष का अगला उदाहरण है, हम सब घूमने जाएंगे। उत्तम पुरुष में उदाहरण दिया गया हम सब। अब हम सब की बात की गई है तो हम सब घूमने जाएंगे, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है मध्यम पुरुष है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो मध्यम हुआ बीच वाला। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष
कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम दूसरे के लिए आया, मध्यम बीच वाला होता है, तो उसके लिए तुम कहाँ जा रहे हो हम पूछ रहे हैं। और प्रथम है जो अपने लिए आया, और थर्ड के लिए जो जब दो आपस में बात करेंगे तो तीसरा जो उसमें गिना जाएगा मध्यम पुरुष में। तुम सब क्या लिख रहे हो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम। तो इसका उदाहरण है। दूसरा अगला उदाहरण है, तुम सब क्या लिख रहे हो। अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य जैसे बोलने से पता लगे, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, तो उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। जिसके विषय में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं। वह चालाक है, तो चालाक का मतलब हुआ कि वो किसी हम तीसरे के बारे में बता रहे हैं, वह चालाक है। अन्य पुरुष का अगला उदाहरण है, वह अच्छा इंसान है। तो ये इसके अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। और इसके बाद जो अगला इसका भेद आता है उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक क्या होता है, जिसमें स्थिरता होती है, निश्चय है किसी चीज़ के बारे में, जो है निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम उदाहरण से भी समझेंगे। तो जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा गांव है, मेरे गांव के बारे में बताया गया, क्योंकि यहाँ स्थिरता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस चीज़ को समझना है कि कैसे जो है वो बताया गया है। वह मेरा गांव है, तो गांव को बदलने को सकता है, जो गांव है वो मेरा है, तो उसमें स्थिरता का जो है वो बोध आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर अगला जो भेद है वो अनिश्चयवाचक की स्थिति पैदा कर रहा है, जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि स्थिरता का कोई भी जो है वो हमें बोध नहीं हो रहा है, कोई भी ज्ञान नहीं हो रहा है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है, तो यह निश्चय की स्थिति पैदा हो रही है, ये निश्चय नहीं है बल्कि अनिश्चय की स्थिति का जो है बोध हो रहा है। तो कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, अनिश्चय की स्थिति पैदा की जा रही है। इसके बाद अगला जो है वो है उदाहरण, कुछ सेब मेरी टोकरी में हैं। अब सेब हैं कुछ, ये नहीं पता कि वहाँ कितनी संख्या है, न तो संख्या के बारे में है, अनिश्चित है। और सेब हैं कितने हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं इत्यादि जो भी हैं, लेकिन संख्या के बारे में भी नहीं पता है और अनिश्चय का बोध जो है पैदा हो रहा है। तो इसलिए इसका अगला उदाहरण हो सकता है कि कुछ सेब मेरी टोकरी में पड़े हैं, ये सेब टोकरी में हैं, तो ये निश्चय का बोध पैदा कर रहा है। इसी तरह से अगला जो इसका भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे बोलने से ही पता लगता है। तो प्यारे बच्चों, आपको कोई भी उदाहरण है या कोई भेद है उसको याद करना है, उसके जो हेडिंग है, जो मुख्य बिंदु है, उनकी तरफ आपको जो है केंद्रित होना है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें आसानी से आप समझ सकते हैं। हमारी बार बार ये चेष्टा रहती है आप लोगों के लिए कि आसान से आसान तरीके से आपके सामने किसी भी चीज़ को परोस के रखें, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी क्या होगा कि जिन सर्वनाम से दो पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 2 पद आएंगे, यानी कि जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब एक के साथ दूसरा जो है वो जुड़ा हुआ है, संबंध है, तो इसे संबंधवाचक बोलते हैं। कारक में भी जो है संबंधवाचक का विशेष महत्व दिया गया है। तो ये भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका अगला उदाहरण जैसे मैंने अभी पढ़ा कि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आपको समझना है। बार बार मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप इनको समझें। अगला जो इसका भेद है वो है प्रश्नवाचक। जैसे बोलने से पता लग रहा है कि कोई प्रश्न का बोध हो रहा है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज कौन आया है, तो यहाँ पे जो है अब प्रश्न किया जा रहा है और जिस प्रश्न का बोध हो रहा है तो वह यहाँ लिखा गया है कि आज कौन आया है। यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का हमें ज्ञान रखना है। इसके बाद जो है अगला उदाहरण है, तुम किसको पत्र लिख रहे हो। अब यहाँ पूछा गया तो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, हम मतलब एक फर्स्ट पर्सन सेकंड दूसरे से जो है पूछ रहा है कि तुम किसको पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ का बोध हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो निज का मतलब होता है अपना। प्यारे बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि निज का मतलब है, जैसे बोलने से पता लग रहा है, तो आपको जहन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि निज का मतलब है अपना। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तो हमें अपना काम अपने आप करना है। जो हम कर रहे हैं वो काम है
जो उस काम का बोध हो रहा है वो कौन कर रहा है, हम अपने आप स्वयं कर रहे हैं, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो निज 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 का मतलब होता है अपना, पर्सनल, जिस चीज़ के बारे में बताया गया उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला इसका उदाहरण है, जैसे कि तुम अपना काम स्वयं करो। अगले उदाहरण की तरफ ध्यान दिया गया है, तो तुम्हें अपना काम जो है स्वयं करना है, इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको जो है यह वीडियो समझ आया होगा। अगर कहीं आपको लगता है कि किसी चीज़ की त्रुटि कहीं लग रही है, तो आप कमेंट में कहीं भी किसी भी तरीके से जो है आप बता सकते हैं, या व्हाट्सएप में भी आप बता सकते हैं। लेकिन जितना हमसे कोशिश कर रहे हैं, जितना भी हम बना रहे हैं आपके लिए, तो आसान से आसान और सहज शब्दों में आपके सामने हम परोस रहे हैं। तो आज एक सर्वनाम, इस अध्याय को हमने समाप्त किया है। उसके बाद अगले अध्याय में हम चलेंगे विशेषण की तरफ। स्टेप बाय स्टेप जो हम आगे जो है क्रमशः अपनी इसमें गतिशीलता लाएंगे और अगले अध्याय की ओर चलेंगे। तो इसको आपने ध्यान से समझना है, पढ़ना है और लिखना है। जहाँ तक हो सके तो हेडिंग जो है इसके, किसी भी व्याकरण के जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, तो उन हेडिंगों को बार बार लिखो और समझो, तभी आपके जहन में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।